2000 की 8 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीजेस द FSSAI's 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, एनवायरनमेंट या फिर फूड जो सेक्शन होता है एग्रीकल्चर सेक्शन उसमें कवर होगी। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, उसके ओकेज़न पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने FSSAI का स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया 2021 और 22 का। इसमें जो थीम थी वो था सेफर फूड बेटर हेल्थ। ठीक है, अब ये है क्या स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या है, ये एक हम क्या करेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मॉडल है। मतलब कि हर एक स्टेट को हम क्या करेंगे रैंक करेंगे सो दैट हम हर एक स्टेट क्या कर सके फूड सेफ्टी को इवेल्युएट कर सके। ठीक है, इसमें हम 5 पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी हर स्टेट में कैसी है, वहाँ की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी है, वहाँ पे कंज्यूमर एम्पावरमेंट कैसा है, इन 5 चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे। फाइंडिंग्स की हैं कि तमिलनाडु ने इस इंडेक्स में टॉप किया, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। टॉप 3 और लास्ट के 3 पता होने चाहिए। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा स्टूड फर्स्ट, फॉलोड बाय द मणिपुर एंड सिक्किम। अमंग यूनियन टेरेटरीज जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया, फॉलोड बाय दिल्ली एंड द चंडीगढ़। ठीक है, FSSAI के बारे में पता होना चाहिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पता होना चाहिए कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैच्यूटरी है या ऑटोनॉमस है। फाइन, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर द FSSAI एक्ट 2006, जो क्या करती है जो भी फूड सेफ्टी एंड रिलेटेड बॉडी जो है उसको रेगुलेट करती है। फाइन, और क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू एंश्योर फूड सेफ्टी। ईट राइट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, इन द कंट्री, जिसका एम ये है कि हमें अपने इंडिया में लोगों के अंदर एनकरेज करना है कि सही सेफ खाना खाओ और हेल्दी खाना खाओ, जंक वंक मत खाओ, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाओ। ठीक है, डाइट फॉर लाइफ, सो दैट हम लोगों को समझा सके अबाउट द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गो, दैट इज द भोग। इसमें हमने क्या कर रहा है जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप को एनकरेज करना है कि वहाँ पे फूड सेफ्टी और हाइजीन को मेंटेन करके रखें। हर्ड अटैक रिवाइंड, ये एक मास मीडिया कैंपेन है जिसमें हम क्या कर जिसमें FSSAI का ग्लोबल टारगेट है, मतलब सपोर्ट करना कि ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना, जो भी आपके चिप्स विप्स में मतलब कि प्रेजेंट होता है पैक्ड फूड्स में जो भी ट्रांस फैट प्रेजेंट होता है उसको एलिमिनेट करना है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूल वाइडन, रिटायर्ड एंड द 3 स्टार ऑफिसर्स एलिजिबल। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है डिफेंस सेक्टर में कवर होगी अंडर इंटरनल सिक्योरिटी। तो अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने सर्विस रूल जो भी आर्म्ड फोर्सेस के जो सर्विस रूल्स होते हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस जो भी आपकी आर्मी नेवी ये सब हो गए हैं, उनके जो सर्विस रूल्स हैं उनको अमेंड किया है। सबसे पहले किया है जो 3 स्टार ऑफिसर्स हैं जो रिसेंटली अभी रिटायर्ड हुए हैं या फिर जो अभी सर्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 स्टार ऑफिसर्स, इसमें कौन कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, एयर मार्शल हो गए, वाइस एडमिरल होते हैं, जिनकी एज अभी 62 साल तक थी, वो एलिजिबल हैं किसके लिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब कि जो भी 3 स्टार ऑफिसर्स हैं चाहे वो सर्व करें चाहे वो रिटायर हो चुके हैं, अब वो CDS बनने के लिए वो एलिजिबल हैं। ठीक है, जिसकी उम्र 62 साल से कम है। ठीक है, इसके अलावा क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कर सकती है CDS का जो सर्विस का पीरियड है, ठीक है, उसको भी बढ़ा सकती है। ठीक है, टू द मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर्स। फाइन, अब आप देखते हो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है क्या। ठीक है, CDS एक मेजर मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, रिफॉर्म है। ये जो हमारी तीनों जो हमारी आर्म्स हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसका एक हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है आर्म्ड फोर्सेस का, सिंगल पॉइंट एडवाइजर होता है टू द गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना, परमानेंट चेयरमैन होता है किसका, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। ठीक है, ये वर्क करता है फॉर ग्रेटर सिनर्जी अमंग द आर्म्ड सर्विसेज एंड ऑप्टिमाइज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आर्मी के पास है नेवी के पास नहीं होगी तो उसकी रिसोर्सेज को नेवी यूज़ कर सके एंड वाइस वर्सा, सो दैट हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज यूज़ कर सके। ठीक है, नीड क्यों है, हमने सिंगल पॉइंट प्रोफेशनल एडवाइज़र का इसलिए ज़रूरत थी सो दैट हम क्या कर सकें एडवाइस कर सके टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वाज फर्स्ट, और ये हाईलाइट किया गया था सबसे पहले कारगिल रिव्यू कमेटी ने अंडर के सुब्रमण्यन लेटर। ठीक है, इसके अलावा नरेश चंद्र टास्क फोर्स आई थी 2012 में, DP शेखावत कमेटी में 2016, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसी एक पोस्ट होनी चाहिए, एक 1 कमांड स्ट्रक्चर होना चाहिए। फाइन, 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसको PM के द्वारा हेड किया गया था, उन्होंने बोला था कि हाँ CDS पोस्ट बननी चाहिए विद, और इनका जो पहला CDS थे वो हमारे जनरल बिपिन रावत बने थे, और आपको पता है कि ये पोस्ट तब से वैकेंट है जब से उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। अब हम ये देखते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है क्या। देखो गाइस
हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, सो दैट इसके अंदर क्या है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके प्रोलिफ्रेशन या फिर मास जो ऐसे वेपन्स होते हैं मास डिस्ट्रक्शन के, उनकी ज़्यादा प्रोलिफ्रेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसका इंडिया मेंबर है। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसा है जिनका इंडिया मेंबर नहीं है, तो उसमें एक ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप सेटअप हुआ था इन रिस्पॉन्स टू द इंडिया का नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑन न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, सो दैट हम न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफ्रेशन मतलब जमाखोरी, एक कोई पर्टिकुलर कंट्री उसकी प्रोलिफ्रेशन जमाखोरी ना कर सके न्यूक्लियर वेपन्स की। और इसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को कब करते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है। इसमें से 4 रिजाइम है ऐसे जिसमें इंडिया 3 का तो मेंबर है, 1 का नहीं है, जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ का, मतलब कि नाम से समझ पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियर सप्लाई करती हैं, ठीक है, वो कंट्रीज़। ठीक है, इसमें 48 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स हैं। अगर आपको इस ग्रुप का मेंबर बनना है तो इसका मतलब क्या है, आपको इसकी टेक्नोलॉजी को असेस करना होगा, रिडक्शन ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी, इन सब के साथ असेस करना होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला 4 हमारे पास मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है, मतलब कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका क्या रिजाइम है, क्या कंट्रोल है, ऐसे 4 रिजाइम्स हैं। तो आप देख सकते हो, एक तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन है और एक वेस्टर्नर एग्रीमेंट है। तो इन तीनों का इंडिया मेंबर है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का नहीं है, जो कि चौथा एग्रीमेंट है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप देखो पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है जिसका एम है कि हमें क्या करना है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन। देखो 2 दिमाग में रखो, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किससे रिलेटेड है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के प्रोलिफ्रेशन को लेकर। वेस्टर्नर एग्रीमेंट 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये वॉलंटरी और नॉन लीगल बाइंडिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल डिज़ाइन है। ठीक है, क्या एक्सपोर्ट कंट्रोल डिज़ाइन है, इसमें 42 मेंबर्स हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन, ये इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है स्टेट्स के अमंग, सो दैट मिसाइल्स, देखो नाम से पता चल रहा है, मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट पे या प्रोलिफ्रेशन पे लिमिट लगा सकें। ठीक है, इसको फॉर्म हुआ था 1987 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा, और लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो गाइस इनमें क्या आपको देखना है कि कौन सा इनफॉर्मल ग्रुप है, कौन सा वॉलंटरी है, लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, कौन से ईयर में बना है। ठीक है, जैसे MTCR 1987 में बना है, वेस्टर्नर अरेंजमेंट 1996 में बना है। ठीक है, अनलाइक ऑल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स, इंडिया इस का मेंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो NSG जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी नेचर में है। फाइन, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्चेस द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। अभी क्या है, जो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है जिसका एम क्या है कि हमें क्या करना है, इंडिया में एयर स्पोर्ट का अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है, सेफ, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल। ठीक है, इसका एम ये है कि हम क्या कर सकें, सो दैट इंडिया भी पार्टिसिपेट कर सके अमंग द टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशन बाई 2030। 11 एयर स्पोर्ट्स हैं अभी तक, जैसे कि एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, रॉकेटरी, बैलूनिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग। ठीक है, इनको प्रमोट करना है क्योंकि इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, एयर स्पोर्ट्स का, जिस वजह से इंडिया कभी भी एयर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। लेकिन हम चाह रहे हैं 2030 तक इंडिया भी इसमें वन ऑफ द लीड कंट्री बने और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एयर स्पोर्ट्स को लेके, सबसे पहले हमें ये करना है, इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है सेफ मैनर में, बट नॉट लिमिटेड टू एयर स्पोर्ट्स, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब कि हमें साथ में इक्विपमेंट भी चाहिए, ऑपरेशन भी चाहिए, मेंटेनेंस वो भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए। इसके अलावा इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन करानी है एयर स्पोर्ट्स इवेंट में। इसके अलावा एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, आप ज़रा देख सकते हो इंडिया में जो एयर स्पोर्ट में कौन कौन से हैं, कौन कौन किसको रेगुलेट करता है। जैसे एक पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, स्काई डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एरो मॉडलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अदर स्पोर्ट्स एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। ठीक है, इसके अंदर जो स्काई डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र स्काई डाइविंग एसोसिएशन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्काई डाइविंग एसोसिएशन है, और कुछ अदर रीजन स्टेट यूटी स्काई डाइविंग एसोसिएशन भी है। महाराष्ट्र में अगर देखो एक स्काई डाइविंग मुंबई में है, एक पुणे में है, नागपुर में, कुछ और सिटीज़ में भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके अंदर 11 डिफरेंट एयर स्पोर्ट्स को कवर किया जाएगा।
4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा जिसमें एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी गवर्निंग बॉडी होगी। अब ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी जो काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी एट फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्जरलैंड में, एंड अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा जो FAI है वो वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है फॉर एयर स्पोर्ट्स, मतलब इंडिया में एयर स्पोर्ट को गवर्न करने वाली एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जबकि वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन करती है, FAI, दैट इज द फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो कई जो इस तरह की न्यूज़ है ना ये रिपीट नहीं होती, कभी साल में एक ही बार आती है, और जो न्यूज़ रिपीट नहीं होती ना उसके अंदर ना 1 या 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और गूगल करना पड़ेगा कि ये कब सेटअप हुआ, किसके अंडर है, ठीक है, मैनी अदर थिंग्स, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ का मेंबर है या नहीं, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट लॉन्चेस द सिंगल नोडल एजेंसीज डैशबोर्ड ऑफ द PFMS, ठीक है, दैट इज़ द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो कहीं ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी, अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने सिंगल नोडल एजेंसी को लॉन्च किया है, डैशबोर्ड को, ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, सो दैट हम क्या कर सकें, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इफेक्टिव वे में इंश्योर करा सकें। ये इनिशिएटिव PFMS रिफॉर्म का पार्ट था जिसको 2021 में स्टार्ट किया गया था, कि किस तरह से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके जो फंड्स हैं उसको रिलीज़ किया जाएगा, डिस्पर्स किया जाएगा, मॉनिटर। देखो गाइस, 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रल स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जो 100% सेंटर के द्वारा फंडेड की जाती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें कुछ स्टेट्स भी फंड प्रोपोर्शनल करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो 60:40 हो गया, चाहे 50:50 हो गया, 90:10 हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर फंड्स किस तरह से रिलीज़ हो जाएंगे, डिस्पर्स किए जाएंगे, मॉनिटर किया जाएंगे। अब आप देख सकते हो जो सिंगल नोडल एजेंसी का क्या मॉडल होगा, ये क्या करेगी, इसमें जो स्टेट्स होंगी वो नोटिफाई करेंगी फॉर एक सिंगल नोडल स्टेट नोडल एजेंसी फॉर ई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो एक यूनिक बैंक अकाउंट एक कमर्शियल बैंक में ओपन करेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। क्योंकि अभी बोला कि जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें स्टेट भी कुछ फंड्स रिलीज़ करती हैं, तो कोई भी स्कीम होगी तो हर एक स्कीम के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट ओपन हुआ जाएगा जिसमें से हर ट्रांजेक्शन जाएगी। ठीक है, एक SNA डैशबोर्ड को लॉन्च किया जाएगा जो क्या करेगा, सभी फंड्स जो भी ट्रांसफर उसको ट्रैक करेगा। ठीक है, और ये देखेगा कि वो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, इस सिस्टम से क्या होएगा, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो कम होएगा, एज मनी वुड बी रिलीज एट द स्टेज वेर इट इज़ नीडेड बाय प्रोवाइडिंग। अगर कोई भी डाटा मतलब कि बैलेंस अगर नहीं खर्चा हुआ तो जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फंड जो रिलीज़ हुआ है उसको प्रपोजल को रेशनलाइज कर सकते हैं। अब जरा आप देख सकते हो, ये वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं ये वो स्कीम्स होती हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। बजट 2022 में ऐसी एक 130 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। ठीक है, जिसको रिवैम करके 65 स्कीम्स में हमने बदल दिया। ठीक है, PFMS एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको डेवलप और इंप्लीमेंट किया जाता है बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है, इलेक्शनल कमिश्नर प्लान्स पायलट प्रोजेक्ट टू लुक एट द रिमोट पोलिंग फॉर द माइग्रेंट वोटर्स। तो कई चीज़ों में न्यूज़ है पॉलिटी में कवर होगी। ठीक है, मतलब कि पोलिंग जैसे आप कैसे वोट कर सको, सो जो माइग्रेंट वोटर्स हैं जो इधर अपनी स्टेट से किसी और स्टेट में रह रहे। ठीक है, जैसे भी वन स्टेट वन राशन कार्ड बन रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि कमेटी को सेटअप किया जाएगा जिसमें माइग्रेंट जो वोटर्स हैं उनके इशूज़ को एग्जामिन किया जाएगा। ये देखा जाएगा किस तरह से कोई पॉसिबिलिटी है कि हम वहाँ पर रिमोट वोटिंग कर सकें आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल स्टॉक। रिमोट वोटिंग का मतलब ये है कि वो मैकेनिज्म जिससे हम उन इलेक्टर्स या उन लोगों को अलाउ कर दें कि वो अपनी लोकेशन से दूसरी जगह पे वोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आइदर विद इन द कंट्री और इवन अब्रोड। ठीक है, मतलब आप कहीं और रह रहे हो, आपका अगर आपका जो वोटर है या जो पोलिंग स्टेशन है, सपोज करो आपका पंजाब का या हरियाणा का है, लेकिन आप कहीं और रह रहे हो, बेंगलोर में रह रहे हो या फिर महाराष्ट्र में रह रहे हो ड्यू टू योर वर्क, तो क्या आप वहाँ से अपने पोल कर सकते हो? नहीं, वो ये है। ठीक है, इंडिया में ऐसे इंटरनल माइग्रेंट, इंडिया के अंदर ऐसे इंटरनल माइग्रेंट 400 मिलियन लोग रहते हैं जिसमें से 120 मिलियन सर्कुलर माइग्रेंट वर्कर्स हैं। ठीक है, इंटरनल माइग्रेंट मतलब वो होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या अपने दूसरे प्लेस पे रह रहे हैं, सिंस दे फाइंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हैड टू प्रोवाइड। ठीक है, सर्कुलर माइग्रेशन का वो होता है जो टेम्परेरी आप दूसरी जगह पे मूव करते हो फॉलोड बाय रिटर्न टू द नॉर्मल प्लेस, लेकिन कुछ टाइम बाद आप अपने वापस प्लेस पे आ जाते हो। प्रेजेंट एंड प्रपोज वोटिंग मीन्स फॉर माइग्रेंट, करंटली के जो पोस्टल बैलेट्स हैं
वो कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जैसे आर्मी पर्सनल्स के लिए। वन नेशन वन वोटर आईडी एक प्रपोज सोल्यूशन है, सो दैट हम बैलेट मतलब सभी लोगों को वोट दे सकें, इसकी पोर्टेबिलिटी करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो मॉडल होगा वो आधार लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटर सिस्टम होगा, जिससे जो इलेक्टोरल्स होंगे वो अपनी वोट को कास्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फाइन, अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। दैट सबसे पहले ब्रिक्स, एक सेकेंड, नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज़ है इसकी ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स को पता होगा इसमें 5 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ब्रिक्स नेशंस में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली ज्वाइन किया था, पहले इसका नाम ब्रिक्स था। ठीक है, तो अभी के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है सेकंड ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग में अंडर द ब्रिक्स चाइना चेयरमैनशिप। ठीक है, ब्रिक्स का काम यही है कि हमें क्या करना है, मतलब कि फाइनेंशियल और कोऑपरेशन करनी है, कस्टम कोऑपरेशन करनी है, एंड द CRA दैट इज़ अ कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। देखो कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है, ये स्पेशली ब्रिक्स की एक टर्म है। ठीक है, ये स्टार्ट किया था 2016 में ब्रिक्स कंट्रीज़ ने ही, सो दैट अगर 5 कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री को अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म पे, तो वो प्रोवाइड दे देती है। ठीक है, थ्रू करेंसी स्वैप, सो दैट वो अपने जैसे इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास IMF है। ठीक है, उसी तरह ब्रिक्स कंट्री के पास CRA है, दैट इज़ द कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कहीं कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, ब्रिक्स से कंट्री रिलेटेड है। ये BOP क्राइसिस जैसी सिचुएशन को मिटिगेट करता है। ठीक है, और कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इसकी अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरियल एजिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी के जो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने 5th एडिशन को कंप्लीट किया ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन इनोवेशन इन ऑडियो टेक्नोलॉजी। एम जो है दैट इज़ अटल इनोवेशन मिशन सेटअप किया गया था 2016 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, सो दैट हम क्या कर सकें अपनी कंट्री में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप जो भी स्टार्टअप है उसके कल्चर को और अच्छा कर सकें। आपने देखा इंडिया 3rd सबसे ऐसी कंट्री जहाँ स्टार्टअप सबसे ज़्यादा है, और बाय 2030 इट कुड बी द फर्स्ट कंट्री। ठीक है, तो ये जो पूरा इनोवेटिव लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजिलिटी एक इनिशिएटिव है बाय अटल इनोवेशन मिशन, जिसको पार्टनरशिप है किसका, स्टार्टअप रेशो के साथ, जो कि लिडिंग स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑपरेटर है। ये करती है इंडस्ट्री, मार्केट, इन्वेस्टर्स को मच नीडेड जो भी सपोर्ट है वो उनको प्रोवाइड करती है थ्रू अ सीरीज ऑफ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टर डेमो डेज। फाइन, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी। तो हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट बना है कंट्री में जिसको ड्रोन पॉलिसी को जिसने अप्रूव दे दिया। इसमें क्या होगा, एक होलिस्टिक ड्रोन इकोसिस्टम बनाया जाएगा अपॉन द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन गरुड़ पॉलिसी के अंडर। इंडिया में विटनेस किया है कि जो ड्रोन या फिर अनआर्म्ड व्हीकल स्टार्टअप्स का जो सर्ज है, मतलब उसका इंक्रीज 34.4% हुआ बिटवीन अगस्त 2021 टू फरवरी 2022। ठीक है, बजट 2022 में क्या था कि हमारा एम था कि इंडिया की जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना है, क्योंकि जो इसका जो बजट है उसको भी हमने बढ़ाया 120 करोड़ PLI स्कीम का पता होना चाहिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है कि जो भी ड्रोन इंडस्ट्री में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम कुछ इंटरेस्ट सबवेंशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दैट हम क्या कर सकें, ड्रोन्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम ज़्यादा बना सकें, एनहेंस कर सकें, और इम्पोर्टेड ड्रोन्स को बैन कर सकें। फाइन, नेक्स्ट है टर्म्स कुछ न्यूज़ में थी, तो ग्रीन जॉब्स क्या होते हैं, उस तरह की जॉब्स होती हैं जिसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है प्लैनेट पे, और वो ओवरऑल एनवायरनमेंट का वेलफेयर पे होती है। ठीक है, इसका एम यही होता है कि जो भी नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करना है ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, और लो कार्बन इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, एग्जाम्पल जॉब्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। कार्बन बॉम्ब्स क्या होते हैं, कार्बन बॉम्ब्स कोल, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ठीक है, बाय रिलीजिंग अ लीस्ट ऑफ बिलियन टन्स ऑफ CO2 इमिशन ओवर इट्स लाइफ टाइम। फाइन, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन रिलीज़ करता है, बाईएनुअल इंडेक्स है, मतलब कि साल में 2 बार रिलीज़ होता है, 2 साल में 1 बार रिलीज़ होता है। 2022 में इसको स्टार्ट किया गया एज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंडेक्स। ठीक हो, मतलब कि पहले इसको एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते थे, लेकिन अभी इसको रीनेम करके 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था एज एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, लेकिन अभी इसको EPI बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद द येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तीनों नाम पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, 180 कंट्री को रैंक करती है, उसकी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी। इंडिया का रैंक क्या है, 180 पे है, मतलब 180 कंट्री को रैंक का सबसे लो रैंक का है, और इसका स्कोर कितना है 18.9। ठीक है, नेक्स्ट है
इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो अभी क्या जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन और इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम ने कंट्रीब्यूट किया 47.5 मिलियन यूरो फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन एशियन। मतलब कि इन दो बॉडीज़ ने मिलके 47.5 मिलियन यूरो को मतलब कि कंट्रीब्यूट किया कि सो दैट एशियन कंट्रीज़ में हम टाइगर को कंजर्व कर सकें। ये जो प्रोग्राम था 2014 में शुरू हुआ था, जिसको टाइगर प्रोग्राम भी बोलते हैं, जिसमें ग्रांट मेकिंग इनिशिएटिव होता है, जिस सो दैट हम ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ग्लोबल एफर्ट होता है सो दैट हम टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर सकें बाय 2022। ठीक है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में 12 लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप में अक्रॉस बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, मतलब जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है जियो स्पेशियल सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल। अभी क्या जो DSA दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है फॉर द जियो स्पेशियल डाटा एंड मैप्स फॉर इंडिया। इसको डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। 2021 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, लिबरलाइज किया था जियो स्पेशियल डाटा को बाय रिलीजिंग द न्यू गाइडलाइंस फॉर एक्वायरिंग एंड प्रोड्यूसिंग जियो स्पेशियल डाटा एंड जियो स्पेशियल डाटा सर्विसेज इंक्लूडिंग मैप। बस सिंपल बात क्या है, लिबरलाइज मतलब क्या है, अगर किसी कंपनी को जियो स्पेशियल डाटा चाहिए तो पहले कुछ क्या थी, रेस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन 2021 में गवर्नमेंट ने इस डाटा को रेस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा लिबरलाइज कर दिया कि हाँ अगर आपको डाटा चाहिए तो आप ले सकते हो। इसमें क्या था, क्या लिबरलाइजेशन किया था, जैसे पहले क्या थी प्रोसेस थी, कुछ प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस लेने पड़ते थे, या फिर और रेस्ट्रिक्शन होती थी ऑन द कलेक्शन, स्टोरेज, पब्लिकेशन, तो इन सबको रिमूव कर दी थी विद सेल्फ सर्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब खुद भी आप सर्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, देखो फ्रांस इज सेट टू साइन US का जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है कॉल्ड द आर्टेमिस अकॉर्ड, उसको फ्रांस से साइन करने वाला है। इस प्रोग्राम का एम यही है कि हम क्या करना है, टू रिटर्न ह्यूमन्स टू द मून सरफेस बाय 2025 विद द हेल्प ऑफ US एलीज एंड प्राइवेट कंपनी। ये जो अकॉर्ड था वो 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी के प्रिंसिपल्स पे साइन किया गया था। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको डिज़ाइन किया गया था टू प्रमोट किस तरह से हम स्पेस को पीसफुल यूज प्रमोट कर सकते हैं, फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग सेफ्टी जोन से अराउंड फ्यूचर मून बेसिस टू शेयर साइंटिफिक डाटा विद अदर कंट्री। UK, जापान, कनाडा, इन्होंने इस अकॉर्ड को ऑलरेडी साइन कर रखा है और अब फ्रांस करने वाला है और 7th यूरोपियन स्टेट बन जाएगा आफ्टर साइनिंग दिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट है ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया। अभी क्या जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, उन्होंने MOU को रिन्यू किया है फॉर ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया, जिसको 2012 में ओरिजिनली साइन किया गया था। अब ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया है कि पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है DBT के साथ, बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन 3 में। ठीक है, इसके अंदर यही कि हमें क्या करना है, हेल्थ सेक्टर को इनोवेशन एंड रिसर्च में बूस्ट करना है, अफोर्डेबल सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। होम मिनिस्टर ने इस इंस्टीट्यूट को इनोग्रेट किया न्यू दिल्ली में, वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल वर्क एज अ प्रीमियर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट एंड अ नर्व सेंटर फॉर ट्राइबल कंसर्न्स। ट्राइबल लोगों के कंसर्न्स है, इशूज़ हैं इन एकेडमिक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इन सबको मॉनिटर करेगा, पॉलिसीज़ प्रोवाइड करेगा टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्या डिज़ाइन बनाना चाहिए, एंड स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट विद स्टडीज एंड प्रोग्राम्स टू शोकेस ट्राइबल कल्चर हेरिटेज अंडर वन एम्ब्रो। ठीक है, ये कोलैबोरेट करेगा विद अदर इंस्टीट्यूशन एंड कुछ प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेगा ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ एक्सलेंस। ठीक है, लास्ट न्यूज़ है कोलकाता। रिसेंटली के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया है, जो रॉबर्ट क्लाइव हाउस के आउटसाइड, जो कि 2000 साल पुराना ओल्ड माउंट, उसको एक्सकवेट किया है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने कैलकाटा को कैप्चर किया था और कमांड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को एट द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। अनदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब चार्नोक, जिसको वाज पॉपुलरली बिलीव्ड एज फाउंडर, ठीक है, टिल 2003 आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय कलकत्ता हाई कोर्ट, कि वो एक्चुअल में फाउंडर नहीं था कोलकाता का, फ्रॉम 3 विलेजेस सुल्तानुती, गोविंदपुर एंड कलकत्ता इन 1690। ठीक है, तो गाइस आज जो 8 जून के डेली करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।